फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजू हब में। और मैं आ गया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का एक और नया लेक्चर लेकर, लेक्चर नंबर 9, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में जानेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल के नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो 9वां लेक्चर है आज का। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप ऐसे धरातल के भाग को कहते हैं जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ हो। तो मैं बता देता हूँ, भारत में प्रायद्वीपीय हिस्सा कौन सा आएगा? जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ, इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, इतना ये जो है ये तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इधर है अरब सागर, नीचे की ओर है हिंद महासागर और पूर्व की ओर है बंगाल की खाड़ी। तो इतना जो हिस्सा ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो मैं बता दूं आपको कि जब अफ्रीका से जुड़ा हुआ था ये प्रायद्वीपीय भारत, तो कहाँ कितना हिस्सा जुड़ा हुआ था अफ्रीका से? ये राजस्थान से होते हुए इतना जो हिस्सा है ये टुकड़े में अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। बहुत हजारों वर्ष पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस प्रायद्वीपीय भारत को ही क्या कहते हैं? मूल भारत कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय से इतना जो हिस्सा इससे भी पुराना है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये पठारी भाग है। यहाँ पर कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती है जिनकी ऊंचाई 100 से 600 मीटर की है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार पुराना है, बहुत प्राचीन है और यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, अंगारा लैंड का नहीं। जब प्राचीन काल में मुख्य स्थलखंड सिर्फ 2 थे, ऊपर की ओर उत्तर की ओर था पृथ्वी पर अंगारा लैंड और उन दोनों के बीच में था समुद्र जिसे कहते हैं टेथिस सागर, और दक्षिण की ओर था गोंडवाना लैंड। तो भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और यह अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार से अफ्रीका भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा हुआ। तो हम पढ़ रहे हैं, इसी से मैं समझा देता हूँ आपको। तो जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार जब अफ्रीका से अलग हो रहा था, धीरे धीरे इतना हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा था और अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर यह गतिशील हुआ। प्रायद्वीपीय भारत का पठार जब उत्तर पूर्व की ओर गतिशील हुआ तो यह एशिया से आकर धीरे धीरे चिपकने लगा। एशिया की जो यूरेशियन प्लेट है उससे आकर धीरे धीरे इतना हिस्सा जो है यहाँ पर एशिया है, तो इससे आकर उत्तर पूर्व की ओर खसकते हुए एशिया की ओर इसने धक्का लगाया। तो इन दो एशिया और प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बीच में था टेथिस सागर। तो टेथिस सागर में जो मलबा था, इसके धक्के से वो मलबे में मोड़ पड़ने लगे और मलबा हिमालय के रूप में धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और वहाँ पर हिमालय का निर्माण हो गया। किस जगह पर? टेथिस सागर की जगह। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार यहाँ आ गया टेथिस सागर। तो यहाँ पर उठ गया हिमालय और ये आ गया हमारा एशिया, यूरेशियन प्लेट या चाइना या एशिया, जो भी कहना हो कह लो। तो यहाँ पर आ गया हमारा, क्या बोला मैंने, हिमालय पर्वत आ गया जो टेथिस सागर का हिस्सा था, नीचे दक्षिण में आ गया। ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो अब दूसरा डायग्राम लेता हूँ मैं, ये मेरे हाथ में दिख रहा है। ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अभी जैसा ही हमने पढ़ा, बीच में आ गया टेथिस सागर का कुछ भाग और ये आ गया, ये टेथिस सागर से ही बना है हिमालय। तो जब हिमालय बन गया तो टेथिस सागर का कुछ हिस्सा ऐसा गड्ढे के गर्त के रूप में बच गया। टेथिस सागर दिख रहा होगा आपको, ये लिखा मैंने टेथिस सागर, जो गर्त के रूप में बच गया। इधर है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। फिर से ले आता हूँ मैं, ये रहा हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। बीच में कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर गर्त के रूप में टेथिस सागर का बचा हुआ रह गया और उसके उत्तर में आ गया हमारा हिमालय। ठीक है, हिमालय का जब निर्माण हो गया तो टेथिस सागर का कुछ हिस्सा बच गया गर्त के रूप में। ये हमने बताया है यहाँ। तो ये जो गर्त के रूप में बच गया, उसके बाद में हिमालय से जो नदियाँ निकली तो वो नदियाँ अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू बजरी बहाकर लेकर लाने लगी। तो उन कंकड़ पत्थरों को नदियों ने कहाँ पर जमाव शुरू करना आरंभ कर दिया? इस टेथिस सागर में। टेथिस सागर का जो गर्त बच गया था उसी में उन्होंने उनका जमाव आरंभ कर दिया, जिससे धीरे धीरे यहाँ पर समतल सपाट मैदान का निर्माण हुआ। यह समतल सपाट मैदान को क्या कहते हैं? गंगा नदी का मैदान या उत्तर भारत का मैदान जिसे कहते हैं, वह यही टेथिस सागर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर है। ठीक है, फिर से ले आता हूँ मैं आपको यहाँ पर जो गंगा नदी का मैदान बना हुआ है, समतल सपाट मैदान, वह टेथिस सागर के गर्त के ऊपर ही बना हुआ है और इसके उत्तर में है हिमालय। ठीक है, समझ में आ गया आपको।
तो इस प्रकार से यह इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं या उत्तर भारत का मैदान भी कहते हैं। तो ये मैंने जितना लिखा था अभी यहाँ तक आपको समझा दिया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज, जैसा जैसा मैंने बोला है वैसा ही आपने लिखते जाना, तो बढ़िया से आपके नोट्स बनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार को ही आज हम डायग्राम नक्शे के आधार पर समझेंगे। जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा ही आप लिखते जाना। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार पढ़ेंगे हम। प्रायद्वीपीय भारत का ये देखिए मैंने डायरेक्शन यहाँ पर बना दी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर पश्चिम में, ये देखिए अगर हम इस डायरेक्शन को यहाँ पर उठाकर रख देंगे तो अरावली पर्वत का जो अरावली पर्वत यहाँ से ऐसा तिरछा जाएगा, तो क्या कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी इसकी? उत्तर पश्चिम। ये यहाँ पर आ जाएगा तो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगी। तो अरावली पर्वत जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी पश्चिम सीमा पर खड़ा है। अरावली पर्वत जो है उत्तरी पश्चिमी सीमा पर खड़ा है। किसके? प्रायद्वीपीय भारत का पठार यहाँ से शुरू होता है। अरावली पर्वत से उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर, और उत्तर पूर्व में ये देखिए यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ ये उत्तर पूर्व में स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। यहाँ से यहाँ तक प्रायद्वीपीय भारत पठार है। और इसके पश्चिम में, ये पश्चिम में आ जाएगा, दक्षिण में नहीं कहेंगे इसको, पश्चिम में कहेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है और प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। यह हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार का विस्तार। तो आगे लिखेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है उसका प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है उसका उत्तर की ओर जो ढाल है, ढाल मतलब ढलान, तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है उसका उत्तर की ओर ढलान जो है उत्तर की ओर है। उत्तरी भाग का जो ढलान, ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया। तो उत्तरी भाग का जो ढलान है वह उत्तर की ओर मतलब इस तरफ है। तो उत्तर की ओर होने के कारण क्या हो गया? उत्तर की ओर होने के कारण यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं मालवा के पठार से, वो किधर की ओर बहती है? अगर ढाल उत्तर की ओर होगा तो उत्तर की ओर ही बहेगी। अगर ढलान ऐसा है तो पानी तो उधर ही बहेगा ना, ऊपर थोड़ी बहेगा। तो उत्तर की ओर ढलान है मतलब इस तरफ है ढलान, तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ उत्तर की ओर बहती है। कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? बेतवा हो गया, सोन हो गया, केन हो गया, बहुत सिंध हो गया, धसान हो गया। तो ये सारी नदियाँ किधर बहती है? उत्तर की ओर बहती है, गंगा नदी की ओर बहती है। सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, तो उत्तर की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत का जो ढलान है उत्तर की ओर, उत्तर में हो जाता है। अब जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके दक्षिण में क्या स्थित है? मालवा का पठार। फिर मालवा के पठार के किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रायद्वीपीय भारत के पठार में ही अरावली जो पर्वत श्रेणी उसके दक्षिण में है मालवा का पठार। मालवा के पठार के दक्षिण में है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल के दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो अब यहीं से हमारा मेन पॉइंट आरंभ होता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद में, यहाँ से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद में प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार बचता है उसका जो ढलान है वह पूर्व की ओर हो जाता है, इस तरफ। ठीक है, यहाँ उत्तर में उत्तरी भाग का तो क्या था? उत्तर की ओर ढलान था, लेकिन दक्षिणी भाग में इसका जो ढलान है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का वह पूर्व की ओर हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से बहने वाली जितनी भी नदियाँ होगी उनका जो ढलान होगा वो कहाँ बहेगी? पूर्व की ओर बहेगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितनी भी नदियाँ हैं वो सब पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इससे यही निष्कर्ष निकला कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो दक्षिणी भाग है उसका जो ढलान है वह पूर्व की ओर है। तो तभी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आपको। सिर्फ दो नदियाँ जो हैं भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत के पठार की। कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली रिफ्ट वैली में कौन बहती है? नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में जो ताप्ती नदी है वह भी भ्रंश घाटी में बहती है। किस तरफ बहती है? ये जो दक्षिणी अपना प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी भाग है उसका जो सामान्य ढलान है उसके विपरीत बहती है। कौन कौन सी दो नदियाँ?
एक तो हो गई हमारी नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी में बह रही है, और ताप्ती नदी जो भ्रंश घाटी में बह रही है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ढाल के विपरीत बह रही है पश्चिम की ओर। किस तरफ बह रही है? खंबात की खाड़ी की तरफ। ओके, ये हो गया खंबात की खाड़ी है यहाँ पर। तो खंबात की खाड़ी में बहती है रिफ्ट वैली में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। यहाँ पर ताप्ती नदी है, ये भी खंबात की खाड़ी में गिर रही है। तो ताप्ती नदी के दक्षिण में, बस ताप्ती नदी के दक्षिण से ही हमारा जो है पश्चिमी घाट पर्वत आरंभ हो जाता है, जो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। तो पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट पर्वत आरंभ हो जाता है ताप्ती नदी के दक्षिण से। पश्चिमी घाट पर्वत बहुत ही निरंतर बना हुआ है, मतलब काट छाट नहीं है, पूरा निरंतर बना हुआ है पश्चिमी घाट पर्वत। बीच बीच में गैप्स नहीं है पश्चिमी घाट पर्वत पे, और ये सीधा चलते जा रहा है केरल तक। और इसी प्रकार से पूर्वी घाट पर्वत जो है ये बनाया है मैंने, लेकिन ये जो है निरंतर नहीं है, इसमें बहुत काट छाट है, काट छाट कर दिया गया है इसको नदियों द्वारा। तो निरंतर नहीं, इसमें गैप स्थित है, और यह भी जा रहा है कहाँ तक? नीचे दक्षिण में। तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दोनों जो पर्वत हैं दक्षिण में जाकर एक बिंदु पर मिल जाते हैं। वहाँ पर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर दोनों का मिलान बिंदु है? नीलगिरी पर्वत पाया जाता है वहाँ पर, जहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आपस में मिलते हैं। तो नीलगिरी जो पर्वत है वह 3 राज्यों में स्थित है। इसकी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ स्थित है? केरल में तो स्थित होगी, और तमिलनाडु में भी स्थित होगी, साथ ही साथ कर्नाटक में भी स्थित है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में स्थित है। तो आगे पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत का जो सबसे दक्षिणी जो पर्वत है, दक्षिणी शिखर जो है पश्चिमी घाट पर्वत का, वह है कार्डेमम की पहाड़ियाँ, जो नीलगिरी के भी दक्षिण में स्थित है। ये देखिए मैंने बनाया है, नीलगिरी के बाद में भी दक्षिण में स्थित है। तो उसे क्या कहते हैं? कार्डेमम या कार्डेमम या अनामलाई या इलायची पहाड़ी। कार्डेमम या अनामलाई पहाड़ी कहते हैं किसको? सबसे दक्षिणी भाग को पश्चिमी घाट के। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे आखिरी पर्वत चोटी कौन सी है, पर्वत शिखर कौन सा है, या पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो क्या आएगा आंसर? कार्डेमम, अनामलाई या इलायची पहाड़ी सबसे दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत शिखर है। तो ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। मैंने लगभग जितना था सब कुछ कवर कर लिया है प्रायद्वीपीय भारत के पठार में। और प्रायद्वीपीय भारत का पठार सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सबसे पुराना भूखंड है भारत का, और मूल भारत इसे ही कहते हैं, किसके? प्रायद्वीपीय भारत के पठार को। मैंने यहाँ पर असम में नहीं, मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया जो जिस पठार पर स्थित है, शिलांग का पठार या मेघालय का पठार, वह भी क्या प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। ये मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं पहले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वह भी प्रायद्वीपीय, यहाँ पर मेघालय स्थित है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो है वह भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है, क्योंकि राजमहल की पहाड़ियाँ जो प्राचीन काल में मेघालय तक विस्तृत थी गारो खासी जयंतिया के रूप में यहाँ पर। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों ने, कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र मेन है। उन नदियों ने बांग्लादेश के यहाँ पर मुहाने पर इन पहाड़ियों को जो है काटना छाटना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ पर बांग्लादेश में तो बन गया मैदान। इन पहाड़ियों को काट काट कर बांग्लादेश में तो मैदान बना दिया, इसलिए बांग्लादेश में कोई पहाड़ नहीं पाया जाता, उसे नदियों का देश कहते हैं। तो बांग्लादेश में तो बन गया मैदान, और ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ ये कट गई और गारो खासी जयंतिया पहाड़ी रह गई मेघालय में। तो इस प्रकार से गारो खासी जयंतिया जो है वह मेघालय प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ही हिस्सा है, और इसे क्या कहते हैं? शिलांग का पठार। और इस प्रकार से जो गैप आ गया है राजमहल और गारो के बीच में, गारो खासी जयंतिया इस प्रकार से है। तो राजमहल और गारो के बीच में जो गैप आ गया उसे बोलते हैं राजमहल गारो गैप। यहाँ पर जो गैप आ गया है उसे कहते हैं राजमहल गारो गैप या मालदा गैप कहते हैं। तो इस प्रकार से मेघालय का पठार या शिलांग का पठार भी जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने पढ़ा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा। तो इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है। एक बार क्वेश्चन आया था MPPSC में, तो वह उसका आंसर आएगा कार्डेमम, अनामलाई या इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है
प्रायद्वीपीय भारत के पठार की या दक्षिण भारत की भी कहलाई जाएगी। और पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत का मिलान बिंदु कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं।